नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव किशन कुमार। आज मैं सीधा रैली से आया हूँ सर जी के पास और बीएमपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएल मातम जी से मेरी सीधी मुलाकात हो रही है। सर जी, मैंने आज रैली में मैं भी था, कवर कर रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ लोग लाइव करना चाह रहे थे, तो फेसबुक पे लाइव नहीं हो रहा था। आखिर ये क्या परेशानी थी? आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी की संयुक्त रैली थी रमाबाई मैदान लखनऊ में। इस रैली में आपने खुद ही देखा होगा कितनी भीड़ थी, लाखों की संख्या में लोग थे, मैदान पूरा भर गया था। अब हमारी जो ताकत बन रही, इसे प्रस्तापित पार्टियों को या प्रस्तापित प्रशासन मनुवादी पार्टियों को दिक्कतें आई, तो उन्होंने उस समय कुछ जानकारी जो आप जैसे मीडिया के लोगों से जानकारी मिली, सोशल मीडिया के लोगों से, कि लाइव ना हो, इसलिए जामर का सिस्टम लगाया गया था, उसकी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। तो इसी वजह से लाइव नहीं हुआ होगा, क्योंकि हम जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मुद्दे भारत के कोई मीडिया, अखबार, टीवी चैनल उठा नहीं रहा है। तो जनमानस में, जनता में वो मुद्दे नहीं जाना चाहिए, वो रोकने का उन लोगों ने प्रयास किया। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसा कि मूल निवासी और विदेशी के ढर्रे पे बीएमपी काम करती है, जैसा कि श्रीपाल यादव जी ने मंच के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसके बारे में क्या है? आपका ये सोचना गलत है कि बहुजन मुक्ति पार्टी मूल निवासी और विदेशी की थियरी पर काम कर रही है। बिल्कुल आपका सोचना गलत है। हम लोग इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो 85% लोग हैं, 22.5 SC, ST, 52.5 OBC, 75-10% इनमें से परिवर्तित लोग, 85% लोगों का भारतीय लोकतंत्र में वर्तमान के जो लोकतंत्र के 4 पिलर है, इनमें कोई कुछ भी प्रतिनिधित्व नहीं है। जैसे 5 राष्ट्रीय पार्टी है मनुवादियों की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस हो, या जयललिता की पार्टी हो। 2009 में इनके 375 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 2014 के चुनाव में 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन शासक वर्ग में, उन मनुवादियों के पॉकेट में पड़े हुए 411 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमारा हिस्सा ही नहीं है। तो इस शोषितों की लड़ाई जो हजारों साल से शोषित है, उन्हें बनाया गया है, जो हजारों जातियों में बटे हुए लोग हैं, तो उनको हम लोग संगठित करके इस देश में हुक्मरान बनना चाहते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, 24 सितंबर 1944 को उन्होंने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि आप आने वाले करके शासक करती जमात हो। तो जब हम शासक करती जमात ही समाज को बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई अलग प्रकार का कोई विवादास्पद मुद्दा ही नहीं है। हम तो संख्या के आधार पर जिसकी संख्या, उसका उतना प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उस थियरी पर बहुजन मुक्ति पार्टी काम करती है। जी सर जी। तीसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा सर जी, कि जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में बीएमपी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एक साथ रैलियाँ कर रही हैं, तो बीएमपी के पास तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, जबकि ऐसा कोई संगठन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। तो अदर राज्यों में किस तरीके से आपका क्या रहेगा? ये बात सही है, बहुजन मुक्ति पार्टी बीएमपी का राष्ट्रीय स्तर का ढांचा बना हुआ है। लगातार हम लोगों ने पिछले कई साल से मेहनत करके ये बनाया, और ये मातृ संस्था जो बनी हुई है हमारी, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ढांचा अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय स्तर पर है।
जो बीएमपी का बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है, उत्तर प्रदेश में जैसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कॉमन मुद्दों पर आना चाहती है, आई हम लोग संयुक्त रैली की, उसी तरह अलग अलग राज्यों में मूल निवासी अर्थात SC ST OBC माइनॉरिटी के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके लीडर हैं, अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बीजेपी को परास्त करने के लिए, RSS की विचारधारा को परास्त करने के लिए अगर कॉमन एजेंडा के तहत अलग अलग राज्यों में जहां भी जिस पार्टी का वर्चस्व है, निश्चित तौर पर हम उनके साथ संयुक्त कार्यक्रम करेंगे, लेकिन मुद्दों के आधार पर करेंगे। ये हमारा डिसाइडेड पॉलिसी है। हर जगह अलग अलग पार्टी के लोग संपर्क में। जी सर जी, जैसा कि EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ की बात BMP करती है, जैसा कि अभी कुछ चुनाव हुआ है, तो उस चुनाव में सहभागिता फिर कैसे ले रही है? EVM इस देश के लिए सबसे घातक, अभी लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो चुकी है। आठ अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि EVM के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। इसमें VVPAT लगाना चाहिए, पर्ची निकलना चाहिए और उसका काउंटिंग होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने वो कार्यक्रम करवा लिया। चुनाव आयोग ने 2014 का चुनाव करवाया, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो गया। लोकतंत्र का आधार ही प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व वोट के आधार पर प्रतिनिधि जाते हैं संसद में या विधानसभा में, तो वोट का अधिकार ही समाप्त हो गया, तो लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो ये हम बड़े पैमाने पर 2015 से 20 जनवरी 2015 को हमने EVM की अर्थी उठाओ भारत में पहला कार्यक्रम किया था 500 जिलों में। तब इस बात का ना केजरीवाल जी को मालूम था, ना बहन मायावती जी को मालूम था, ना अखिलेश जी को मालूम था, ना तेजस्वी जी को मालूम था। सबसे पहला EVM के मुद्दे पर अगर कोई पार्टी ने कार्यक्रम दिया हो पूरे भारत में तो वो बहुजन मुक्ति पार्टी है। उसके बाद आपको मीडिया वालों को ये बातें दिन ब दिन जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया में तो बड़े पैमाने पर बताया जाता है कि EVM किस तरह किसी के घर से निकलती है, किसी के होटल से निकलती है, किसी की गाड़ी से निकलती है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव हुआ, छात्र संघ का EVM का इस्तेमाल हुआ और उसमें EVM में जो गड़बड़ी हुई, चुनाव आयोग ने मना कर दिया कि ये EVM हमने दिया ही नहीं। तो चुनाव आयोग को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। भाई आपके ऊपर EVM आई कहां से, आपके पास कहां से आई? अभी तक किसी प्रकार का कोई चुनाव आयोग ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। EVM मार्केट से मिल नहीं रही है। ये कोई सब्जीबाजी का नहीं है कि EVM आप जाओ पैसा दो और किसी स्टोर पर मिल जाएगी। अगर फर्जी EVM मार्केट में बिक रही है या मिल रही है और उससे चुनाव करवाया जाता है और चुनाव आयोग कहता है कि हमारी ओर से ये नहीं दिया गया, उसके बाद भी चुनाव आयोग अगर एक्शन नहीं करता, बहुत गंभीर मैटर है। अब सवाल ये है, आपका ये सवाल है कि जब EVM में इतनी गड़बड़ी हो रही है तो फिर चुनाव लड़वाने की क्या जरूरत है? अगर हम चुनाव नहीं लड़वाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि EVM में गड़बड़ी हो रही है। हमारी पार्टी का एजेंडा है लार्ज स्केल तक जनमानस बनाने का, जनमत बनाने का, जन आंदोलन के लिए भी एक हमारा एजेंडा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश के 400-500 सीटों पर लोकसभा में हमने चुनाव लड़वाया, पिछली बार हमने 419 सीटों पर लड़वाए थे। अगर एक सीट पर, लोकसभा की सीट पर अगर 5 लाख पर्चा बंटवा दिया तो 400 × 5 लाख 20 करोड़ तक हमारा मैसेज जा सकता है। जो मुद्दे दबे हुए हैं, जो लोगों को मालूम नहीं है, जो प्रस्तावित मीडिया बता नहीं रहा है लोगों को, 20 करोड़ लोगों तक हमारा ये लोकतंत्र के साथ क्या विश्वासघात हो रहा है, ये लोगों तक पहुंचाना तो पड़ेगा। तो चुनाव एक माध्यम है लोगों को अवेयर करने का कि आपके साथ क्या विश्वासघात हो रहा है, ताकि जनता अगर अवेयर हो गई और विद्रोह खड़ा कर दिया तो देश की सिस्टम कोलैप्स हो सकती है। तो चुनाव लड़ने का ये भी एक एजेंडा है।
करोड़ों लोगों तक पार्टी का नाम तक पहुंचाया जाए, हमारे इश्यू को नेशनल इश्यू में परिवर्तित किया जाए। जी सर जी, जबकि अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों के पास सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन यूट्यूब के नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी ये घोषणा हुई है कि 2019 में बाबा साहब या बीएमपी पार्टी या मूल निवासी की जो भी चैनल बात करेगा उसको यूट्यूब से डिलीट कर दिया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा एजेंडा, अगर ऐसा कोई आपके पास परिपत्र हो कि बीएमपी या बाबा साहब या मूल निवासी किसी पार्टी का अगर यूट्यूब है, टीवी चैनल है, सोशल मीडिया पर, और उसको बैन किया जाए, तो आप लिखित में लाइए। जिन्होंने घोषणा की, यहाँ केंद्र सरकार ने ऐसा निकाला है, पर्टिकुलर बीएमपी और बाबा साहब की विचारधारा पर कोई नहीं चला सकता, मूल निवासियों की विचारधारा पर नहीं चला सकता, तो हम उसको हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक उसको घसीटेंगे। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा वो लिखित में पर्टिकुलर दे सकते हैं। इनडायरेक्टली बैन कर सकते हैं, जैसे आज जामन लगाया, लिखित में आपको दे नहीं सकते कि हम ये आपके ऊपर बैन लगा रहे, ऐसा लगा नहीं सकते, कर नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया उनके नियंत्रण में नहीं है, प्रयास कर रहे हैं। सर, जैसा कि चुनाव जब भी होता है किसी प्रांत में, बीजेपी बहुत बड़े तादाद में आईटी सेल कवरेज लगाती है, आईटी सेल का एक सेक्टर लगाती है, वहाँ पे हजारों लोगों को काम करवाती है। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे मैसेज फॉरवर्ड करके लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। जबकि बीजेपी के पास डाटा कलेक्टर है, लगभग 60 करोड़ लोगों का डाटा है, और उनको पता है कि ओबीसी, एसटी, एसी कौन कौन से वर्ण के लोग हैं, तो उनके यहाँ उस तरीके का वो लोग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, जिससे बड़ी दुर्व्यवस्था होती है। इसके बारे में क्या आप लोगों ने? बीजेपी के पास नोट ज्यादा है, वोट नहीं है। नोट ज्यादा है उन लोगों के पास, लेकिन वोट हमारे समाज के पास ज्यादा है। और नोट ज्यादा भी इसीलिए है कि उनकी सारी की सारी पॉलिसी उद्योगपति और पूंजीपतियों के समर्थन में है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 ही एग्जाम्पल काफी होगा। नंबर 1, जो बीजेपी काला धन लाने की बात कर रही थी, वो 26 जून 2016 को कानून बनाया अरुण जेटली ने कि अगर आपके पास काला धन है तो आप 45% जमा करवाओ, 55% वाइट लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका नाम भी इनकम टैक्स को नहीं दिया जाएगा, आपका नाम भी किसी आपका नंबर भी नहीं दिया जाएगा, आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा आपके पास पैसा कहां से आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 करोड़ है तो 45 लाख का जमा करो सरकार को, 55 लाख की व्हाइट सर्टिफिकेट लेके जाओ। तो कानून बना दिया काला धन करवाने के लिए, खुली छूट दी। तो इसी तरह हो गया कि एक दरोगा अगर किसी का 10 लाख पकड़ता है चोरी का, ये चोरी का पैसा है, बोला हाँ साहब चोरी का है, कोई बात नहीं, 5 लाख आप रखो, 5 लाख हमको जमा करा दो, आज से आप चोर नहीं जाओ। 26 जून 2016 को अरुण जेटली जी ने कानून बनाया। दूसरा, भारत के जनप्रतिनिधि कानून 1951, पब्लिक जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विदेशी कंपनियों से चंदा नहीं ले सकती, फंड नहीं ले सकती, ताकि विदेशी पार्टियां चलाएगी फिर तो पार्टियों को डॉलर में देगी, जिनसे लेगी उनके अगेंस्ट में भारत सरकार की पॉलिसी बनाएगी। लिया बीजेपी ने, लिया कांग्रेस ने, लिया केजरीवाल ने फोर्ड कंपनी से। और अभी 18 मार्च 2018 को बिल पारित हो गया पार्लियामेंट में कि विदेशी चंदा जिस कंपनी पार्टियों ने लिया, राजनीतिक पार्टियों ने, उनकी जांच पड़ताल नहीं होगी। कितना लिया, कहां से लिया, कब लिया। तो अरबों खरबों विदेशी फंड ले रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल तक नहीं होगी। फिर पूंजीपतियों को टोकन रेट पर 1 रुपये स्क्वायर मीटर में लाखों एकड़ जमीन दे देते, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला। तो वो लोग अरबों खरबों की जमीन जो टोकन रेट में ले रहे, वो अरबों खरबों चुनाव में फंड उनको दे रहे। तो उनके बीजेपी के लिए ये आसान काम है, हजारों आईटी सेल के लोगों को लगाना।
झूठ तंत्र पूरा विकसित करना, पूरे भारत में झूठ तंत्र को बनाना, विकसित करना आसान काम है। लेकिन इसके पीछे का ये है तरीका कि लोगों के दिमाग में बीजेपी के विरोध में बिल्कुल बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन नकारात्मक लोगों को मैसेज नहीं जाना चाहिए, उसको डाइवर्ट करते रहना चाहिए, ताकि आपको मालूम है कि 5,000 करोड़ प्रस्तावित मीडिया को उन्होंने दिया है एडवर्टाइजमेंट। अब सोशल मीडिया को एडवर्टाइजमेंट दे नहीं सकते, एक एक आदमी को कहां से देंगे। अब सोशल मीडिया को इनइफेक्टिव करना है तो बीजेपी को उसको काउंटर बनाना पड़ेगा। तो काउंटर बनाने के लिए हजारों उन्होंने IT सेल को इस काम के लिए लगा रखा है। लेकिन अब मीडिया, सोशल मीडिया लार्ज स्केल तक पहुंच गया है, घर घर पहुंच गया है, तो लोगों में जजमेंट बनाना भी आसान हो गया है। कुछ संघर्ष होता है, किसान मरते हैं, आत्महत्या होता है, गोलीबारी होती है, पता चलता है कि इधर इन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं के प्रतिदिन बलात्कार होते हैं, गैंगरेप होते हैं, पता चलता है कुछ नहीं करे। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो वादे किए थे वो लोग भूले नहीं है, याद है। डाइवर्ट करने की बहुत सारी कोशिश हो रही है, कभी लव जिहाद के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, कभी अयोध्या के नाम पर, कभी बुलंदशहर के नाम पर डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन लोग अब उनके जान से फंसने वाले नहीं है। वो पूरा चरित्र उनका पार्टी का ही नहीं, उनको उनका केवल बीजेपी पार्टी को ही नहीं पहचान गए, प्रधानमंत्री बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में भी लोग सोशल मीडिया में देखो आप किस किस प्रकार की कमेंट करते हैं। तो ये लोग अभी इतना आसान नहीं है बीजेपी के लोगों के लिए कि लोगों को आप IT से लगाकर या मिसगाइड करके या प्रोपोगंडा करके आप डाइवर्ट कर सकते हो। इतना आसान नहीं है, कोशिश में लगे हुए हो। जी सर जी, जैसे कि अभी प्रगतिशील समाजवादी से और BMP का गठबंधन हो रहा है, तो भविष्य में क्या सपा बसपा भी अगर गठबंधन करना चाहेंगे तो BMP करेगी? ये आज की तारीख में इस संदर्भ में कुछ भी कहना समय से पहला मतलब उचित समय नहीं है। जैसी जैसी परिस्थितियां निर्माण होगी ऐसे ऐसे लोगों में विश्वास पैदा होगा। ये काम हमने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी कहा है कि अगर बीजेपी को हरवाने के लिए अगर हमारी ताकत की, हमारे समय की, हमारे पार्टी के समर्थन की अगर आपको जरूरत है तो हम सहयोग करेंगे, बशर्त वो सम्मानित तरीके से सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी हो तब करेंगे, क्योंकि हम हमारा इस्तेमाल होने किसी को भी नहीं देंगे। बीजेपी को हरवाना जरूरी है लेकिन मुद्दे हमारे होने चाहिए। इन मुद्दों पर अगर सहमति है, आज की तारीख में क्या सपा बसपा EVM का मुद्दा उठा रही है? क्या RJD उठा रही है? क्या NCP उठा रही है? जो पार्टियां आज EVM का मुद्दा नहीं उठा रही है, चुनाव के बाद उनको रोने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जो मुद्दे आज हम चिल्ला रहे हैं, चुनाव के बाद वो चिल्लाएंगे कि हमारे साथ EVM की वजह से ऐसा हो चुका, धोखा हुआ। उन पार्टियों को भी ये मुद्दा उठाना चाहिए। अगर मुद्दों पर आधारित जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग समय और सिचुएशन के मुताबिक, हमारे सीधी बात कहना है, अगर इस देश में RSS का भागवत और प्रणब मुखर्जी अगर एक मंच पर आ सकते हैं तो हम SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेता एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आएंगे दुश्मन को परास्त करने के लिए। इसी प्रकार इस संदर्भ में कोई भी किसी प्रकार का हमारे मन में संकोच नहीं है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए और बीजेपी को परास्त करने के लिए, RSS की विचारधारा को भारत से जड़ से नाबूद करने के लिए, समाप्त करने के लिए जहाँ जरूर पड़ेगी हम एक मंच पर दिखाई देंगे। लेकिन ये 2 वे है, 1 वे नहीं है। हमारी ओर से उनको पॉजिटिव संकेत है, अब उनको सोचना है। जी, 2019 में BMP पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, तो सर जबकि पता है कि EVM में घोटाला होता है, समस्याएं हैं, गड़बड़ी है, तो उसके लिए क्या आंदोलन कर रही है? EVM के संदर्भ में बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहे हैं और अभी हम लोग इस रैली के बाद अभी मुद्दा रैली EVM के ऊपर ही इतनी बड़ी रैली थी।
आपने देखा होगा ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, रैली का टाइटल यही था। ऐसा पूरे देश में ईवीएम के मुद्दे पर लोगों को जागृत करेंगे। अगर जनता को पता चल गया कि हमारे साथ ईवीएम से धोखेबाजी हो रही है, तो जनता खुद ही ईवीएम का बंदोबस्त कर देगी। कई जगह लोग अभी आक्रोशित हो चुके हैं ईवीएम के मुद्दे पर। तो जितना जितना ईवीएम के मुद्दे का धोखेबाजी लोगों को समझ में आएगी, इतना इतना बीजेपी संकट में जाएगी, संकट में फंसेगी। और बीजेपी को संकट में फंसाना हमारा नंबर 1 का काम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ को अपना समय दिया कीमती। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। मैं राकेश यादव, परी न्यूज़, और मेरे